तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2। पहले पार्ट में क्या हो गया था? पहले पार्ट में गैल्वेनिक सेल हो गया था, डेनियल सेल हो गया था। वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे हमने देखा था कैसे केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल चेंज। और मैंने आपको बताया था ऐसे केस के लिए प्रोसेस आपका क्या होता है? प्रोसेस आपका होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, बिकॉज हमें इलेक्ट्रिक करंट दे के रिएक्शन करना पड़ता है। डेल्टा जी यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बिकॉज नॉन स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोलिसिस दो टाइप का होता है, या इसका दो पार्ट होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का दो पार्ट होता है, एक आपका है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक आपका होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस किसका किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस इज डन फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन आप लोगों को पता ही होगा, ऐसा सब्सटेंस जो मोल्टेन स्टेट में या सॉल्यूशन फेज में डिसोसिएट होकर आयंस देता है। ये ध्यान रखना, मोल्टेन स्टेट या सॉल्यूशन फेज में डिसोसिएट होकर आयंस देता है, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो, इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या कितना वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस या कितना मोल ऑफ सब्सटेंस बनेगा, वो हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इसके लिए हमने एकदम बेसिक एग्जांपल लिया है। देखो, यहाँ पे हेडिंग में थोड़ा गलत लिखा है, ये एक्चुअली होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो एकदम बेसिक सेटअप है। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। आप लोग कॉपी में नहीं लगाना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, ये होगा आप लोगों का कॉपी में हेडिंग। तो मोल्टेन NaCl के लिए हम करेंगे पहले इलेक्ट्रोलिसिस। देखो सेटअप, देखो यहाँ पर भी आपका कैथोड एनोड यूज होगा। ठीक है, देखो कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, इसलिए कैथोड विल बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एनोड विल बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बैटरी यहाँ पे आपका करंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब आपको पता ही है, जब मोल्टेन NaCl लेंगे तो मोल्टेन NaCl में Na+ रहेगा एंड Cl- रहेगा। ठीक है, नाउ कैटायन किसके पास जाएगा? कैटायन आपका जाएगा कैथोड के पास, ये ध्यान रखना। कैटायन आपका जाएगा कैथोड के पास और एनायन आपका जाएगा एनोड के पास। ठीक है, अब यहाँ पे इस पूरे सिस्टम के अंदर सिर्फ दो ही स्पीसीज अवेलेबल है, एक Na+ एंड Cl-। देखो, एनायन तो चला गया एनोड के पास। अब एनायन एनोड में जाकर उसका क्या होगा? उसका वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो Cl2 गैस बन जाएगा। और कैथोड में कौन गया है? Na+ गया है, तो Na+ कैथोड में जाकर इलेक्ट्रॉन लेके Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। तो दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसी को यूज़ करके हम फर्दर देखेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। यहाँ पे जो जो लिखा है सब कुछ आप लोग कॉपी में नोट करना। ठीक है, इस PDF को देख के आप लोग कॉपी में नोट करना, अच्छे से नोट बनाना है। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, दे आर वाइडली यूज्ड इन आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड गैसेस।
बहुत सारे इनका यूज़ होता है, यूजेस भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे इस चैप्टर में। तो अभी के लिए जो मेन पार्ट है इसको देखो, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस पॉसिबल रिएक्शन। कैथोड एनोड में देखो, मैंने तो यहाँ पे NaCl मोल्टन NaCl लिया है, एक सिंपल केस लिया है। इस आगे हम देखेंगे बहुत सारे क्रिटिकल केसेस। कैथोड एनोड में बहुत सारा रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, कैथोड एनोड में बहुत सारा रिएक्शन हो सकता है। मान लो कैथोड में 2 रिएक्शन हो रहा है, अब दोनों रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। एक का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, एक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा कैथोड में वही रिएक्शन होगा। और एनोड के लिए क्या होगा, मान लो 2-3 रिएक्शन हो रहा है, जिसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा है वही रिएक्शन एनोड में होगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है ओवर पोटेंशियल ऑफ गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोड एट विच दे आर लिबरेटिंग। अच्छा, इस पॉइंट को हम आगे समझेंगे, अभी के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ, जब मैं एग्जांपल दूंगा तब इसको समझ जाओगे। नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस के ऊपर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है, तो ये तो होगा ही। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, अब इलेक्ट्रोड हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं या रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, लेकिन अगर मान लो रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड है तो रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। ठीक है, और फिफ्थ में मैं ऐड कर देता हूं सॉल्वेंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो हम वाटर यूज करते हैं, लेकिन सॉल्वेंट चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ सकता है। देखो, सॉल्वेंट चेंज करने से डिफरेंट टाइप का रिएक्शन हो सकता है। वाटर के लिए जैसे वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का रिडक्शन होगा। वाटर के ऑक्सीडेशन के लिए O2 बनता है, रिडक्शन के लिए H2 बनता है, तो दोनों अलग अलग रिएक्शन है। अगर मान लो कोई मैं और सॉल्वेंट लेता हूँ तो उसके लिए ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन, रिडक्शन वाला रिएक्शन के लिए डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग कुछ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल है एक्वस इनिशियल सॉल्यूशन। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस में अगर इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं है तो हम एज्यूम कर लेंगे प्लैटिनम या इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, जनरली मोस्ट ऑफ द केस में मेंशन नहीं किया जाता है, तो हम एज्यूम कर लेंगे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड या इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहला वाला इलेक्ट्रोलिसिस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेके ही कर रहा हूँ। सबसे पहला देखो है, इसके अंदर है कॉन्सेंट्रेटेड NaCl एक्वस सॉल्यूशन। देखो 1 मोलर NaCl को भी हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में इंक्लूड कर सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, देखो अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे NaCl का, तो सॉल्यूशन के अंदर Na+ रहेगा, Cl- रहेगा, वाटर से H+ आएगा, वाटर से OH- आएगा, ये सारे आयंस वगैरह रहेगा। ठीक है, नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, कैटायन कहाँ जाएंगे, कैथोड में जाएंगे। ये बेसिक फंडा है, ध्यान रखना। कैटायन जाएगा कैथोड पे, एनायन जाएगा एनोड पे। दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद तो रिडक्शन होगा कैथोड में और ऑक्सीडेशन होगा एनोड में। ठीक है, तो ये सारे आयंस आपका प्रेजेंट हैं। अब देखो क्या क्या पॉसिबल रिएक्शन है। एक तो देखो Na+ कैथोड में जाके इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो सकता है और Na सॉलिड बन सकता है। और क्या हो सकता है, वाटर का रिडक्शन हो सकता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आपको याद रखना है। एनोड में देखो क्या हुआ है, एनोड में देखो क्लोराइड आयन एनोड में चला गया है। ठीक है, क्लोराइड आयन एनोड में चला गया है, तो अब क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होकर Cl2 बन सकता है, और वाटर सॉल्वेंट है, वाटर का एनोड में ऑक्सीडेशन होकर O2 बन सकता है। ठीक है, अब देखो सोडियम तो आपका हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को सोचोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम हाइड्रोजन के नीचे रहता है अकॉर्डिंग टू द रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ये देखो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, -2.71, और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल देखो -0.83। तो कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो कैथोड में आपका वाटर का रिडक्शन हो जाएगा। तो कैथोड में
हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा और OH माइनस रिलीज होगा। कैथोड में OH माइनस रिलीज हो रहा है, इसलिए कैथोड के आसपास pH का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है बच्चों। अब देखो क्लोरीन के लिए भी मैंने आप लोग रिडक्शन पोटेंशियल याद करने के लिए बोला था। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे है -1.36। मैंने रिडक्शन पोटेंशियल याद करने के लिए बोला था, तो उससे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। वाटर के लिए भी मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको याद करने के लिए बोला था। अब देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ज़्यादा है वाटर का, उसके बाद भी एनोड में आपका ये वाला रिएक्शन होगा। अब ऐसा क्यों? ठीक है, देखो आप लोग पहले यहाँ तक लिखोगे, उसके बाद मैं एनोड वाला एग्जांपल बताऊंगा, उसको लिखोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। व्हेन वी इलेक्ट्रोलाइज concentrated aqueous solution of Cl minus ion, chlorine gas is evolved at anode instead of oxygen. This is due to over voltage or over potential required for oxidation of water. ठीक है, अगर हम Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं तो क्लोरीन गैस आपका डिपॉजिट होगा इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाला जो रिएक्शन है उसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, उसके बाद भी क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है एनोड पे। ये इसका रीज़न क्या है? ओवर पोटेंशियल। अभी हम इसको समझते हैं, व्हाट इज ओवर पोटेंशियल। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज ए स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो रिएक्शन को देखो, अगर रिएक्शन स्लो होगा तब तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होने में दिक्कत हो जाएगा, आपको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ेगा, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, रिएक्शन होने से ही काम नहीं चलेगा, रिएक्शन को फास्ट भी होना पड़ेगा। तो देखो दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी एट रूम टेम्परेचर, एंड ये जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगा दैट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम वोल्टेज फ्रॉम द बैटरी। एंड ये जो हम एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं एडिशनल वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लोरीन वाले केस के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.36, वाटर वाले के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23। और दिस इज द theoretical voltage required for ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। लेकिन अगर ओवर वोल्टेज हमें देना पड़ेगा, अगर हमें ओवर वोल्टेज देना पड़ रहा है तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। अगर हमें एडिशनल वोल्टेज देना पड़ रहा है तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 से और कम हो जाएगा। ठीक है, मान लो अब एक्चुअल वोल्टेज हो गया है -1.23 प्लस, मैं एक रैंडम डेटा ले रहा हूँ 0.8। now this 0.8 is the ओवर वोल्टेज। तो अभी देखो कितना वैल्यू हो गया है, अभी हो गया -2.03। अब क्लोरीन के लिए कितना है? -1.36। वाटर के लिए अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया है? -2.03। तो अब ये ज़्यादा है, इसलिए
क्लोरीन का होगा ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो देखो हम एक्चुअल वोल्टेज लिख सकते हैं थियोरेटिकल वोल्टेज प्लस ओवर वोल्टेज। अब ये ध्यान रखना, ओवर वोल्टेज के कारण ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कम हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल और कम हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा साइन को ध्यान देना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक बात समझो, हम बैटरी से वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये वाला प्रोसेस होने के लिए, क्लोरीन वाला प्रोसेस होने के लिए हमें बैटरी से प्लस 1.36 वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वाटर वाला प्रोसेस होने के लिए हमें प्लस 2.03 वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कौन सी अच्छी बात है? प्लस 1.36 वोल्टेज प्रोवाइड करना अच्छी बात है, वो आसानी से हो जाएगा, कम वोल्टेज से ही काम चल जाएगा, ठीक है। जब कुछ पॉइंट यहाँ पे याद रखना, ओवर वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन metal surface and nature of gas। देखो एक्चुअली में क्लोरीन वाले प्रोसेस के लिए भी ओवर वोल्टेज लगता है। ऑलवेज हमें थियोरेटिकल वोल्टेज से ज़्यादा ही वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। मतलब क्लोरीन वाले केस के लिए, वाटर वाले केस के लिए, दोनों केस के लिए हमें ओवर वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वाटर वाले केस के लिए हमें ज़्यादा ओवर वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl एक्वस सॉल्यूशन। देखो सबसे पहला पॉइंट है, कैथोड में कौन सा रिएक्शन हुआ था? कैथोड में वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब वाटर का ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन, सॉरी, कैथोड में वाटर का रिएक्शन हुआ है H2O से H2। अब इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -0.83। और एनोड में यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसके लिए कितना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? -1.36 वोल्ट। अच्छा, ये तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है और ये आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब ये कैथोड या एनोड है। अब इन दोनों के लिए अगर हमें E0 सेल निकालना है तो क्या होगा? तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब यहाँ हमें यहाँ पर दोनों को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लेना पड़ेगा। अब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.83, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल होगा +1.36, तो ये हो जाएगा तो आपका आएगा -2.91 वोल्ट। तो देखो E0 सेल यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, तो हमें बैटरी से, तो अगर आपसे पूछा जाए बैटरी से हमें मिनिमम कितना वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा? मिनिमम वी हैव टू प्रोवाइड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, मिनिमम वी हैव टू प्रोवाइड +2.19 voltage to carry out the electrolysis here। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, कैथोड में आपका वाटर का रिडक्शन हुआ है। वाटर का रिडक्शन रिएक्शन देखो, उसमें OH माइनस रिलीज होता है। फिर से ये देखो कैथोड वाला रिएक्शन, कैथोड में H2 गैस इवोल्यूशन हो रहा है, OH माइनस रिलीज हो रहा है, मतलब कैथोड में pH का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और एनोड में देखो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होकर Cl2 बना है। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे पहले रिएक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, अगर दोनों को हम कॉम्बाइन कर देंगे तो ऐसा होगा
2Cl माइनस, ओवरऑल रिएक्शन होगा 2Cl माइनस प्लस 2H2O से बनेगा Cl2 प्लस H2 प्लस 2OH माइनस। तो यहाँ पे एक्चुअली ये 2 होगा, ये आप लोग सही कर लेना। अब देखो रिएक्शन मिक्सचर में Na प्लस का कुछ हुआ नहीं है, तो Na प्लस फ्रीली मूव करेगा सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे ये जो Na प्लस है, ये Na प्लस एक्चुअली में Cl माइनस के साथ कॉम्बाइन होकर रहेगा, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली में कॉम्बाइन तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में Na प्लस ऐड कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में Na प्लस ऐड कर रहा हूँ। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में Na प्लस ऐड करोगे तो रिएक्शन आपका ऐसा हो जाएगा दिखने में। आप ऐसा भी लिख सकते हो ओवरऑल रिएक्शन एग्जाम में, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जो भी है, देखो ओवरऑल रिएक्शन में देखो OH माइनस रिलीज हो रहा है, एनोड में क्लोरीन गैस, कैथोड में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैथोड में आपका हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आपको याद रखना है। एनोड में आपका Cl2 गैस का एवोल्यूशन होगा। थर्ड पॉइंट है pH इंक्रीजेस आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। Na plus remains unaffected. फिफ्थ पॉइंट देखो, अगर एग्जाम में कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं है तो हमें ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड इनिशियल सॉल्यूशन मानना पड़ेगा। तो इसको मैं नोट के फॉर्म में लिख देता हूँ, ये आप लोग ध्यान रखोगे। If in exam concentration is not mentioned, then always assume concentrated initial solution। मतलब एग्जाम में लिखा है इनिशियल सॉल्यूशन, एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा है इनिशियल सॉल्यूशन, तो आप उसको मानोगे कॉन्सेंट्रेटेड इनिशियल सॉल्यूशन। बिकॉज एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है ना, एनसीईआरटी में कॉन्सेंट्रेटेड इनिशियल को मान के ही किया गया है, डाइल्यूट वाला केस एनसीईआरटी में है नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। तो यहाँ तक लिखोगे, उसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद क्या लिखना है कॉपी में, देखो उस पॉइंट के बाद आपको ये पॉइंट कॉपी में लिखना है। ये मैंने यहाँ पे तो NaCl लिखा है, अगर NaX होता है मतलब X ब्रोमीन आयोडीन भी है, तब भी आपका X2 लिबरेट होगा एनोड में। NaF के लिए आपका ऑक्सीजन लिबरेट होगा एनोड में। ऐसा क्यों, देखो फ्लोरीन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -2.87, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और वाटर के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23। अब यहाँ पर भी ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर भी ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, लेकिन ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होने के बाद भी फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेगा कंपेयर टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। मान लो यहाँ पे एक्चुअल वोल्टेज होगा वाटर के लिए ये -1.23 प्लस 0.8, मैं 0.8 एक रैंडम डेटा ले रहा हूँ, ऐसे तो ये होता है 0.45 0.25 इसके आसपास होता है।
तो -2.03। तो देखो ओवर वोल्टेज लगने के बाद भी फ्लोरीन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव है। आप लोगों को पता ही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन सबसे ऊपर होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो फ्लोरीन वाले केस के लिए चाहे डाइल्यूट हो फॉर NF, डाइल्यूट हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, ऑलवेज आपका एनोड में बनेगा ऑक्सीजन गैस और कैथोड में तो आपका होगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोलिसिस के लिए या NF का इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या क्या रिएक्शन होगा इसको नोट कर लेना। NF इलेक्ट्रोलिसिस, एक्वास NF इलेक्ट्रोलिसिस, चाहे डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो। कैथोड में कौन सा रिएक्शन हुआ, कैथोड में आपका हुआ 2H2O से H2 प्लस 2OH माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। एनोड में क्या होगा, एनोड में आपका वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, ये हो जाएगा रिएक्शन। आप लोग ये ध्यान रखना, वाटर का रिडक्शन में हाइड्रोजन गैस बनेगा एंड OH माइनस रिलीज होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा एंड H प्लस रिलीज होगा। बाकी तो बैलेंसिंग आप लोग खुद से कर सकते हो। अब देखो इन दोनों को मुझे कंबाइन करना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसमें 4 ट्रांसफर हो रहा है, तो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम करना पड़ेगा, तो इस रिएक्शन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के बाद हो जाएगा 4H2O प्लस 2H2O से H2 2H2 प्लस O2 4OH माइनस 4H प्लस। अब देखो 4OH माइनस प्लस 4OH प्लस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4H2 के फॉर्म में, तो 4H2 यहाँ पे कट जाएगा, तो आपका होगा 2H2O से 2H2 प्लस O2। और आप लोगों को पता ही है ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है, दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो अगर आप NaF का करने जाओगे इलेक्ट्रोलिसिस, तो NaF का कुछ नहीं होगा, किसका हो जाएगा, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। तो इन रियलिटी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaF solution does not occur. Here electrolysis of water takes place. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, और ये रिएक्शन होने के बाद pH क्या होगा, pH का कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का हो गया, NaBr का हो गया, NaI का हो गया, और NaF के लिए चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, ऑलवेज तो ऐसा ही होगा। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अब तक हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वास NaCl सॉल्यूशन। उसके अंदर पहले था आपका कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, उसके बाद है आपका ए में आपका हो गया था कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, बी में आपका है डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन। यहाँ पर भी पॉसिबल रिएक्शन देखो, कैथोड में ये दोनों रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, और देखो सोडियम का तो रिडक्शन नहीं होगा बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, उनका तो ऑक्सीडेशन ही होता है, तो सोडियम वाला तो होगा नहीं। किसका होगा, वाटर का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा। अब एनोड में देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एनोड में आपका ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। अब यहां पे देखो एनोड में वाटर का होगा ऑक्सीडेशन, ऐसा क्यों,
चलो देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। देखो अगर हम डाइल्यूट NaCl लेते हैं तो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? फॉर डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन concentration of Cl minus very low, concentration of Cl minus very low। तो देखो ये क्या है? दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे मैंने नॉन इक्वेशन यूज़ किया है, तो ऐसा होगा नॉन इक्वेशन। अब आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, आप देख सकते हो अगर Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, अगर Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस के लिए मैंने Cl माइनस को क्या लिया था? 1 मोलर लिया था। अब Cl माइनस अगर मान लो लेस देन 1 मोलर हो जाता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और ई नॉट का वैल्यू यहाँ पे क्या है? -1.36 है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा एंड ओवर पोटेंशियल वाला फंडा यहाँ पे काम नहीं करेगा। मतलब ओवर पोटेंशियल वाला तो फंडा, मतलब ओवर पोटेंशियल लगेगा जरूर, लेकिन ओवर पोटेंशियल लगने के बाद भी क्लोरीन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, इसलिए क्लोरीन वाला यहाँ पे नहीं होगा, वाटर का ही हो जाएगा ऑक्सीडेशन और O2 बन जाएगा। ठीक है, तो O2 बन जाएगा, इसको ध्यान रखना। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो कैथोड में होगा हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन, एनोड में होगा ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन। आप लोग ओवरऑल रिएक्शन लिख के देखना, ओवरऑल रिएक्शन आप लोग लिख के देखना, ये हो जाएगा ओवरऑल रिएक्शन 2H2O से 2H2 प्लस O2G, मतलब वाटर का होगा इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसको आप लोग यहाँ तक अच्छे से लिख लेना। ठीक है, अब देखो सेकंड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस HCl सॉल्यूशन। इसमें पहला केस है कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन, जैसे हमने NaCl के लिए किया था वैसे ही यहाँ पे होगा। देखो एनोड में क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल है? एनोड में तो ये होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, इसके लिए तो पोटेंशियल है -1.23। और क्या हो सकता है एनोड में? ऑब्वियसली क्लोरीन का होगा यहाँ पे। इसके लिए इनोट है -1.36 वोल्ट। मैं अभी बार बार ये सब वोल्टेज लिख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ये सब वोल्टेज बार बार नहीं लिखूंगा। अब कैथोड में देखो, देखो HCl सॉल्यूशन है, एसिड है, तो H+ देगा। H+ क्या है? कैटायन है, तो कैटायन आपका कैथोड में जाएगा। तो H+ इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना सकता है, इसके लिए तो ई नॉट आपका होगा 0। अच्छा देखो यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, उसको भी मैं लिख देता हूँ। इसके लिए नोट है -0.83 वोल्ट। और लास्ट और एक क्या है? अच्छा यही दो पॉसिबिलिटी है कैथोड में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एनोड में तो आपका ये क्लोरीन वाला होगा, ये तो पहले हम डिस्कस कर लिया, ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। और कैथोड में देखो ये और इसमें ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये वाला रिएक्शन होगा। ठीक है, एक तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? देखो 2H+ एक्वा 2Cl माइनस एक्वा
से आपका Cl2 गैस प्लस H2 गैस, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2HCl। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन है तो कैथोड में आपका बनेगा हाइड्रोजन गैस, एनोड में आपका बनेगा क्लोरीन गैस। देखो बार बार कैथोड में हाइड्रोजन गैस ही बन रहा है इन केस में, तो ध्यान रखना थोड़ा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इनॉट सेल मेज़र करेंगे, इनॉट सेल अगर मेज़र करेंगे तो क्या होगा, इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दोनों। ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो अल्टीमेटली आएगा -1.36 वोल्ट। सो दिस सेल रिएक्शन requires 1.36 वोल्ट फ्रॉम बैटरी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, अगर डायल्यूट HCl केस है, अगर डायल्यूट HCl केस है तो एनोड में तो आपका क्लोरीन गैस का एवोल्यूशन नहीं होगा, जैसे हमने NaCl का डायल्यूट वाला केस किया था। तो एनोड में आपका ऑक्सीजन गैस का एवोल्यूशन होगा और कैथोड में तो आपका यही होगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, डायल्यूट HCl, डायल्यूट एक्वा HCl। इसमें आपका ओवरऑल रिएक्शन आप लोग खुद से लिख लेना, ओवरऑल रिएक्शन आपका हो जाएगा वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, आप लोग खुद से लिख लेना। देखो इसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन। इसमें देखो पॉसिबल रिएक्शन क्या क्या है। देखो H2SO4 SO4 2- देगा, SO4 2- एनायन है, वो एनोड में जाएगा, ठीक है। तो एनोड में SO4 2- का ऑक्सीडेशन होकर H2O8 2- हो सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने आप लोगों को पहले याद करने के लिए बोला था, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। यहाँ पे SO4 2- में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, और H2O8 2- में यहाँ पे 2 ऑक्सीजन परऑक्सी ऑक्सीजन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 ऑक्साइड, मतलब 2 O2- ऑक्सीजन 2 O- ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ है। O- मतलब ये परऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर -1 है तो उसको हम बोलेंगे परऑक्साइड। ये एक्चुअली में ऐसा होगा O2 2-, ठीक है, O2 2- आपका परऑक्साइड है। तो इसमें सल्फर का नहीं हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हुआ है ऑक्सीडेशन, ये आप नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। H2O8 2- का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, अगर पता नहीं है तो मैं और एक बार बना देता हूँ। ये है H2O8 2-, ठीक है। अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस के लिए का रिएक्शन होगा, पहला वाला रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा। ये नीचे वाला रिएक्शन क्यों नहीं होगा, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ वाटर, जैसे NaCl वाले केस के लिए हुआ था ऐसे यहाँ पे होगा। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर दिस रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर दिस रिएक्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा, ये एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर क्या है, यहाँ पे H2O का ओवर पोटेंशियल काम करेगा, तो दोनों फैक्टर मिला के देखा जाएगा सल्फेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा कॉन्सेंट्रेटेड वाले सॉल्यूशन केस के लिए। तो सल्फेट वाला रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस के लिए होगा एट एनोड। तो एनोड पे ये हो गया, और कैथोड पे तो आपका नीचे वाला रिएक्शन होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन 2H प्लस 2SO4 2- H2 प्लस H2O8 2-, इसको मैं लिख सकता हूँ H2SO4, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्शन में H प्लस कंज्यूम हो रहा है, H प्लस कंज्यूम हो रहा है, तो pH क्या होगा, pH आपका इंक्रीमेंट होगा आफ्टर रिएक्शन। अब डाइल्यूट वाले केस के लिए क्या होगा, डाइल्यूट वाले केस के लिए सेकेंड रिएक्शन होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हो, अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हो तो इस रिएक्शन के लिए पोटेंशियल, इस रिएक्शन के लिए पोटेंशियल देखना और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। आप नॉन्स्ट इक्वेशन यूज़ करके देख सकते हो, इस रिएक्शन के लिए पोटेंशियल और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर वाले के लिए जो ओवर वोल्टेज काम कर रहा है उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका कम ही रहेगा कंपेयर टू दिस रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस वाले केस के लिए ज़्यादा होगा वाटर वाले ऑक्सीडेशन के लिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका रिएक्शन। और कैथोड में तो यही होगा। अच्छा, इसको कैथोड में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम करना पड़ेगा। तो 4H प्लस से इसको कर दो H2, सॉरी 2H2, दोनों को कॉम्बाइन कर दो, क्या होगा 2H2O से 2H2 प्लस O2। जैसे डाइल्यूट NaCl वाले केस के लिए हुआ था वैसा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो सारे लगभग सबका पैटर्न लगभग सेम है, आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसमें तो आपका pH कांस्टेंट रहेगा। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, जो पॉइंट्स मैंने नहीं लिखा है, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिक्टेट किया है उसको आप लोग खुद से लिख लेना। अच्छा, इसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CaSO4 सॉल्यूशन। तो देखो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट टूट के आपका Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस बना सकता है। अब Cu2 प्लस जाएगा कैथोड में, SO4 2 माइनस जाएगा एनोड में। तो कैथोड में ये 2 रिएक्शन पॉसिबल है एज यूजुअल, एनोड में आपका ये 2 रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो कॉपर तो कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैंने आपको याद करने के लिए बोला था प्लस 0.34, और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, तो ऑब्वियसली कैथोड में ये वाला रिएक्शन होगा, कैथोड का कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन होगा एंड कॉपर डिपोजिट होगा। ठीक है, और एनोड में आपका क्या होगा, अगर डाइल्यूट वाला केस है तो O2 बनेगा, अगर कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस है तो आपका ये बनेगा। आप लोग अच्छे से इसको नोट करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन लिखा है वो एक्चुअली डाइल्यूट वाले केस के लिए है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस कैथोड पे क्या होता है, कॉपर डिपॉजिट होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन गैस के इवोल्यूशन होता है। ठीक है, the aqueous solution of copper sulfur will become acidic due to presence of H plus ions after the electrolysis। इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद सॉल्यूशन देखो थोड़ा एसिडिक हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे H प्लस जनरेट हो रहा है, मतलब क्या होगा, pH डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये जो केस दिया है ये आपका फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। लास्ट वाला जो हमने एग्जांपल किया था उसमें हमने लिया था इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड। देखो तो कैथोड में तो आपका ये रिएक्शन होगा और ये हो सकता है, एनोड में आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है। यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। कॉपर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितना था, कॉपर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल है देखो 0.34, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -0.34 वोल्ट। देखो इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, लेकिन कॉपर आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा रिएक्शन हो सकता है। अब देखो कैथोड में तो आपका ये रिएक्शन होगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। एनोड में आपका क्या होगा, देखो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम है, तो ये वाला रिएक्शन होगा।
तो इसको और इसको कंबाइन कर दो तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। देखो कॉपर सॉलिड डिकम्पोजिशन ऑफ एनोड, मतलब कॉपर सॉलिड एनोड से कॉपर सॉलिड कैथोड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एनोड में जितना मास कॉपर डिकम्पोज होगा उतना ही मास कॉपर कैथोड में डिपॉजिट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनोड में जितना मास कॉपर डिस्ट्रॉय होगा कैथोड में उतना ही मास कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चेंज नहीं होगा। जितना Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो Cu2 प्लस का कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोलाइट, और SO4 का भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 concentration remains constant। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर इनर्ट सेल निकालोगे तो इनर्ट सेल क्या होगा, इनर्ट सेल यहाँ पे होगा 0। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो आपको समझना पड़ेगा यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड तो देखो AgNO3 है, Ag प्लस NO3 माइनस देगा, NO3 माइनस एनायन है, एनोड में जाएगा। एनोड में NO3 माइनस से कुछ हो सकता है, H2 का ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे NO3 का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वाटर का यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया एनोड में। अब कैथोड में ऑब्वियसली देखो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, आपको पता ही है सिल्वर लेस रिएक्टिव है, तो सिल्वर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में आएगा। आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखना, तो कैथोड में ये वाला रिएक्शन होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन होगा 2H2O Ag प्लस एक्वा से आपका बन जाएगा O2 गैस 4H प्लस एक्वा Ag सॉलिड। तो इस रिएक्शन में देखो रिएक्शन होने के बाद H प्लस रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा, pH डिक्रीज होगा। pH क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके बाद देखो एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, और सिल्वर को भी हम इनर्ट नहीं बोलते हैं, ये आपका कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड जैसा ही है। तो देखो कैथोड में ये पॉसिबिलिटी है, ऑब्वियसली कैथोड में ये वाला रिएक्शन होगा। अब एनोड में देखो ये एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी आ गया है। ठीक है, इसका इतना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इससे तो ज़्यादा ही है, मतलब ये वाला रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर भी आपका एनोड में सिल्वर डिस्ट्रॉय होगा और कैथोड में सिल्वर डिपॉजिट होगा। यहाँ पर भी आपका AgNO3 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को आप लोग लिख लेना कॉपी में, लिख लेना आप लोग ये पैराग्राफ कॉपी में। ठीक है,
तो बच्चों देखो, इसके बाद है एक्वास Na2SO4 सॉल्यूशन। इसको आप लोग खुद से करोगे, मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको करा दिया है, आप लोग अब खुद से कर सकते हो, ठीक है। इसको लिखोगे कॉपी में, पूरा लिखना है। उसके बाद इसको भी लिखोगे, इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसको थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। इसको लिखोगे कॉपी में पूरा। और कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस ये एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी तुम लोग लिख लो, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तुम लोग इस रिएक्शन को लिख लेना कॉपी में, ओवरऑल रिएक्शन खुद से लिख लेना, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन खुद से लिख लेना यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, मैं क्लास को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ।